नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। इसी कोशिश के साथ अनंत भट्ट यानी कि मैं अक्सर आपके सामने पेश होता हूं। खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो कुछ नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। आज हैप्पीनेस डे है, मतलब खुशियों को सेलिब्रेट करने का वो दिन जिसकी जरूरत एक इंसान के तौर पर हम सबको है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो कुछ और कहानी बयां करते हैं। मसलन तलाक के मामलों में हाल फिलहाल में इजाफा हुआ है, शादी का तनाव अब लोगों की जान तक लेने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि औरतों के मुकाबले शादी के बाद का तनाव पुरुषों की जान ज्यादा ले रहा है। रिश्तों में उत्पीड़न आज समाज का कड़वा सच है और अहम बात यह है कि महिलाओं के साथ ही पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार हैं। और यही वजह है कि आज पुरुषों को उत्पीड़न से बचाने के लिए अलग कानून से लेकर पुरुष आयोग तक की मांग हो रही है। उत्पीड़न चाहे जिसका हो, वो परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। लिहाजा आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर रिश्तों की मिठास को खत्म करने वाले उत्पीड़न पर बात करेंगे और इससे परिवारों को बचाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शादी जैसा पवित्र बंधन केवल दो जिंदगियों को खूबसूरत ही नहीं बनाता, बल्कि हमारे समाज की उस नींव को भी मजबूत करता है जिसकी जरूरत हम सबको है। हर मजहब में शादियां सबसे पवित्र संस्कार मानी गई हैं, लेकिन ये शादी सबके लिए जिंदगी का खूबसूरत मुकाम साबित ही हो इसकी गारंटी नहीं है। रिश्तों की उलझन, अहम के टकराव अक्सर रिश्तों को अदालत की दहलीज तक ले आते हैं और फिर शुरू होती है कानून की कसौटी पर रिश्तों की कशमकश। देश की अदालतों का राब्ता रोजाना ऐसे हजारों लाखों मामलों से पड़ता है जो पति और पत्नी के बीच मारपीट या विवाद के मारे होते हैं। तमाम केस में पति को पत्नी से तलाक चाहिए होता है या फिर पत्नी को पति के साथ रहना गंवारा नहीं होता। हाल के सालों में पति पत्नी के बीच उत्पीड़न की नियति केवल तलाक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ऐसे संबंध पत्नी या पति की आत्महत्या की वजह भी बन रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि रिश्तों की गुत्थी आखिर है क्या और उत्पीड़न की वो परिभाषा क्या है जिसने औरतों और पुरुषों को कानूनी तौर पर बांट दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि औरतों के खिलाफ उत्पीड़न का दायरा केवल किसी मुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में रिश्तों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसे लेकर सजग है और इसलिए उसने महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिस पर 45 देशों ने अपनी मुहर भी लगाई है। इतना ही नहीं, औरतों की दुनिया खुद के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर अलर्ट है। लेकिन पत्नियों के सताए पुरुषों का क्या, जिनकी शिकायत ही यही है कि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। उस याचिका में ये कहा गया है कि पुरुषों को आत्महत्या से बचाने के लिए पुरुष आयोग का गठन किया जाए और सरकार को इसके लिए आदेश दे सुप्रीम कोर्ट। पूरा मामला है क्या और उत्पीड़न के मामलों में भेदभाव के जो आरोप पुरुषों की ओर से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। 2021 के आंकड़ों को ही लीजिए। देश भर में घरेलू हिंसा की वजह से 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें शादीशुदा औरतों की संख्या 28,680 थी, जबकि 2021 में उत्पीड़न के शिकार 81,063 पुरुषों ने मौत को गले लगाया था। अब सवाल यह है, क्या उत्पीड़न कानून के मामलों में पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव करता है और क्या इसे लेकर मर्दों की शिकायत वाजिब है? अगर एक पुरुष प्रताड़ना से गुजर रहा है तो उसका भी राइट है,
उसके लिए भी लॉज होने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। वो कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए। मेंटल हेल्थ पुरुषों की बहुत खराब होती है, लेकिन आखिर वो जाए कहाँ जाए, कोई पटल नहीं है उनके लिए। समय की मांग है और मैं देश में लगातार 10 सालों से इस आवाज को बुलंद कर रही हूं कि पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं कि हमारे कानून हमारे समाज की अभिव्यक्ति होते हैं। कानून वैसे ही होंगे जैसा हमारा समाज होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक तौर पर औरतों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पुरुषवादी सोच के बीच आधी दुनिया के लिए अपना रास्ता बनाना आज भी आसान नहीं। परिवार जैसी इकाइयों में भी औरतों के लिए स्पेस उतना नहीं है जितने की वो हकदार हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि समाज बदला है। औरतें अपने हकों को लेकर पहले से ज्यादा मुखर हुई हैं और कहीं कहीं महिलाओं ने भी अपने हक में बने कानून को साथी पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दहेज के ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आ चुके हैं जिसे पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया। खुद सुप्रीम कोर्ट दहेज कानून के दुरुपयोग पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। ऐसे में अब आवाज महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की भी हो रही है। मांग ये भी उठ रही है कि उत्पीड़न को उत्पीड़न ही समझा जाए, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का, और रिश्तों की इस उलझन को जेंडर निरपेक्ष तरीके से हल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जयंती दत्ता, जो कि जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जयंती जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ शोभा गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। तानवी परूथी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा बरखा त्रेहान हमारे साथ नोडिया स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पुरुषों के अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। हमारे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज भी रहेंगी, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत, जो पहला सवाल है मेरा सवाल यह है, क्या उत्पीड़न को जेंडर के दायरे में बांधना चाहिए? और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा बरखा त्रेहान जी से, जो कि पुरुषों के अधिकारों के लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। बरखा जी, क्या ये जेंडर बायस्ड होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल इसको होना चाहिए, किस नजरिए से इसको देखा जाए? आनंद जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। इसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ, पुरुष के साथ, यहां तक कि ट्रांसजेंडर्स के साथ। तो समान कानून होने चाहिए, जबकि हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है। और इसी वजह से पुरुष कभी अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर पाते। देखिए, सुसाइड का डेटा कैसे बढ़ता जा रहा है। 3 गुना पुरुष हर साल मर रहे हैं। वो कहां, कोई पटल नहीं है, तो वो अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन 3 गुना। मैं ये आंकड़े जो है बहुत भयावह हैं, और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रही हूं। 3 गुना हस्बैंड सुसाइड हो रही है, लेकिन फिर भी वी आर इन डीप स्लम्बर। हम क्यों घोर निद्रा में बैठे हैं? इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। जल्द से जल्द पुरुषों की भी कहीं सुनवाई होनी चाहिए, एक पटल होना चाहिए, पुरुष आयोग बनना चाहिए। जब सरकार से ये लगातार मांग 10 सालों तक करी और उन्होंने नहीं बनाया, तो बीते 4 वर्ष पहले मैंने एक पुरुष आयोग का गठन किया, जिसमें मुझे हजारों। बरखा जी, लौटेंगे, उस पर भी लौटेंगे कि आपको क्या शिकायतें मिल रही हैं, किस किस्म की शिकायतें मिल रही हैं, क्या कहना है पुरुषों का जो आपके संपर्क में आते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन एक शुरुआती कॉमेंट मैं सभी मेहमानों से यहां पर लेना चाहता हूं। मैं तानवी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। तानवी जी, जो हमारा पहला सवाल है वो यही है, क्या उत्पीड़न लिंग भेद के दायरों से परे होना चाहिए? उत्पीड़न मतलब उत्पीड़न, चाहे वो महिला का हो, पुरुष का हो, किसी का भी। देखिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज को मैं फुल्ली सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे कि बरखा जी ने कहा कि रेप लॉज जो है उनको जेंडर न्यूट्रल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लॉज बनाते हैं, क्योंकि मैं एक लॉ प्रोफेसर हूं, तो इसलिए मैं आपको ये बात मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी कि सोशल लॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, जिनके बेसिस के ऊपर लॉ बनाया जाता है। आइडेंटिफाई किया जाता है कि रियल विक्टिम्स कौन है। अगर मैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करूं, तो क्या औरतें, जब डाउरी की जब बात आती है, तो वहां पे डाउरी डेथ्स औरतों की होती है। तो इसीलिए 498A को बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज बनाए गए, को जो है किया जाए। तो उन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअल में विक्टिम कौन है, और विक्टिम बेस्ड लॉ को बनाने की जरूरत है। जहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी की जरूरत है, वहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। जो क्राइम्स सिर्फ औरतों के वहां पे उनके लिए जो लॉज है वो बरकरार रहने चाहिए। इनफैक्ट उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
जी तानवी जी, आपके पास लौटूंगा। आपने दहेज उत्पीड़न का मसला यहां पे खास तौर से उठाया, उसका जिक्र यहां पे किया, उसका एग्जाम्पल यहां पे आपने दिया, उस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि उसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी कई एडवर्स टिप्पणियां भी हैं कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। ये कोर्ट ने कहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद कोर्ट कहता है, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत कहती है। डॉक्टर जयंती का मैं यहां पर रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर जयंती, जो हमारा पहला सवाल है, उत्पीड़न एक साइकोलॉजी के नजरिए से इसको देखा जाए तो क्या सोच इसके पीछे काम करती है, और क्या ये केवल ये मान के चला जाए कि एक वर्ग तक ही सीमित है, एक वर्ग ही दूसरे वर्ग का करता है, या पुरुष ही महिलाओं का करते हैं, वर्ग से वाइस वर्सा है? देखिए, ये उत्पीड़न कोई जेंडर बेस्ड हकीकत नहीं है, क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं। आजकल इतने तादाद में केसेस बढ़ गए हैं, जबकि एक औरत सोचती है ये उसका हक है, वो कुछ भी कर गुजर सकती है। आप ये मान के चलिए, कोई भी रिश्ता इस तरह से पनप नहीं सकता, खास करके अगर मैरिज की रिश्ते की बात करें हम। और आप देखिए, जो हमारे कानून हैं, वो अगर आप एक वर्ग को प्रोटेक्शन देते भी हैं, बच्चों का क्या हाल होता है। जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं, वहां पे औरत को जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाता है, फ्री में लॉयर मिल जाता है, मर्द कहाँ जाए। और मर्द को आप अगर थोड़ा सा भी उसको मिलता है छूट, बच्चे जो है वो बिल्कुल दे डोंट गेट प्रोटेक्टेड एट ऑल। और मैं कैसे ऐसे केसेस डील कर रही हूं जहां पे चिल्ड्रन आर ब्रूटलाइज्ड इवन बाय देयर ओन पेरेंट्स। सिंगल मदर है तो वो ब्रूटलाइज करती है बच्चे को। और देखिए, जब आपको पता होता है कि मुझे लीगल सपोर्ट मिल जाएगा, आई कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविजंस हमारी लॉ में है, जिनको हकीकत में जरूरत है, वहां तक ये पहुंच नहीं पाती। हादसे देखिए, आजकल सिर्फ कत्ल ही नहीं हो रहे रिश्तों में, उनके टुकड़े किए जा रहे हैं, फ्रिज में रखे जा रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ स्टार्क नेकेड प्रूफ है कि आपके जो कानूनी प्रोटेक्शन है वो कहीं पे ना कहीं पे चूक रहे हैं। कानून का मकसद ये होना चाहिए कि परिवार को आप सुनियोजित तरीके से पनपने दे। वहां पे अगर आप इस तरह से जेंडर बायस कर देंगे कि लड़कियों को ये मिल जाएगा, लड़कों को नहीं मिलेगा, लड़कों को ये हक है, लड़कियों को नहीं है, आई थिंक यू आर क्रिएटिंग अनदर जेंडर डिस्पैरिटी। ये ज्यादा देर फैमिली हेल्थ के लिए कहीं पे भी मुनासिब अच्छा नहीं है। मैं सीधे यहाँ पे रुक करना चाहूंगा शोभा जी का। शोभा जी, आपके पास ढेरों केसेस आते होंगे, आप ढेरों ऐसे लोगों से मिलती होंगी जिनकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, शिकवे हैं और परिवार से जुड़े मसले हैं। तो ऐसे में आपकी नजर में क्या आता है? क्या जब ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं तो एक पूर्वाग्रह ऐसे मामलों में आपको देखने को मिलता है क्या, पुरुषों के प्रति और महिलाओं के प्रति? ये तो फैक्ट है कि केसेस तो दोनों तरफ के होते हैं जी। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे कि डिवोर्स पिटिशंस जो फाइल होती हैं, अगर आप उसका रेशो देखेंगे तो ब्रॉडली डिवोर्स पिटिशन फाइल होती हैं मैन के थ्रू ज्यादा। मैं ये नहीं कहती हूँ विमेन होती ही नहीं है जी, संख्या ज्यादा मैन वाली होती है, इफ यू गो फॉर परसेंटेज। और उसमें ब्रॉडली ग्राउंड क्रुएलिटी होता है। तो ये नहीं है कि उनके पास एवेन्यू नहीं है, पर उन सारे केसेस में भी जहां पर एट्रोसिटीज वुमेन पे हो रही हैं, मैन क्रुएलिटी पे फाइल करते हैं। अब एक अलग से अगर हम ये बात करें कि कानून में अमेंडमेंट हो जाए और क्रुएलिटी के ग्राउंड पे क्रिमिनल केसेस फाइल होने लग जाए वाइफ के अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस आज भी हो सकते हैं, कानून की कमी नहीं है। पर हम किस फोरम की बात करें मैं नहीं समझ पाई। शेल्टर होम की बात कर रहे हैं क्या हम? क्योंकि विमेन सेंट्रिक जो लॉज बनी है उसमें शेल्टर होम है, मेडिकल केयर है। कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं अभी हमारे पास जिसमें कि मैन को शेल्टर होम की जरूरत हो रही हो, विमेन ने घर से निकाल दिया हो या विमेन ने मारा हो और उसको मेडिकल नहीं मिल पा रहा हो। तो इक्का दुक्का केसेस या 1% केसेस आउट ऑफ द टोटल, उसमें तो लॉज नहीं बदलती जी। है ना। मैं तिरहान जी कुछ बरखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ मैडम, वो जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं उन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं करता। अभी आज तक पे ही आपने देखा था 22 थप्पड़ जिस लड़के को लखनऊ में रेड लाइट पे पड़े थे, सादा अली। आज की हकीकत आपको बताती हूँ, उसने 22 थप्पड़ खाए, उसने बताया कि उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ है, पुलिस ने भी गलत किया, लड़की ने 22 थप्पड़ मारे, फिर आखिर उसको जॉबलेस कर दिया। उसने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर लड़की को आपने अरेस्ट नहीं किया। फिर भी लड़की अरेस्ट नहीं हुई। साफ पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा उसके साथ कितना उत्पीड़न हुआ। आखिर उसे भारत छोड़ने पड़ा।
आपको ये सच्चाई बताती हूँ कि आप लोगों को किसी को भी नहीं पता। कुछ दिनों पहले वो मुझसे मिलने आया था और उसने बोला कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूं। सादत अली अब इंडिया में नहीं रहते, द कैब ड्राइवर। तो ऐसे लाखों केसेस। अभी गार्ड, नोएडा वाला गार्ड, लड़कों की जब पिटाई होती है ना, वो तो जाते ही नहीं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं अगर कुछ कहने के लिए, तो पुलिस वाले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बीवी से पिट गया, गर्लफ्रेंड से पिट गया, मेट्रो स्टेशन पे, बसेस में लड़ाई, घूसे, लात, मारपीट, मर्डर, श्रद्धा का मर्डर, हर चैनल ने किया। 20 चैनलों में तो मैं बैठी थी, लेकिन उसी के 15 दिन बाद एक लड़के का मर्डर किया गया, 22 टुकड़े किए गए, फ्रिज में रखा गया। मैंने सभी चैनल वालों को बोला कि इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लो। कोई डिस्कशन नहीं यहाँ पे एक चीज और, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन थिंग मोर। जब अत्याचार औरत करती है तो वो मेंटली आपको ब्रूटलाइज करती है, वो इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट करती है और कहती है कि मैं आपको, अगर आपने ये बात की मेरी सुनवाई नहीं करी तो मैं आपके बच्चे को भी तंग करूंगी और आपको कोर्ट में घसीटूंगी ताकि यू लूज योर जॉब। आई एम हैंडलिंग सच केसेस वेयर द मेन हैव लॉस्ट द जॉब्स बिकॉज ऑफ द फीमेल्स। एट द सेम टाइम यू नो, मैं शोभा जी के पास भी आऊंगा। जयंती जी, मुझे एक इनिशियल कमेंट मुझे दीपिका जी से भी लेना होगा। दीपिका जी, ये शुरुआती बातचीत आपने सुनी, सबका व्यू पॉइंट आपने सुना, उत्पीड़न को लेकर खासकर ये बात जब होती है जेंडर को लेकर, क्या भारत में आपको क्या लगता है कि एक बायसनेस दिखाई देता है, एक न्यूट्रलिटी दिखाई देती है, या आप क्या सोचती हैं इस उत्पीड़न में? अगर बात पुरुष उत्पीड़न की आती है, बात महिला उत्पीड़न की आती है। अनंत, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आफ्टरनून में ही सही लेकिन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने का तो सोचा। अदरवाइज आदमियों के उत्पीड़न के बारे में मीडिया जो है ज्यादातर जो है चुप्पी ही साध लेती है, चाहे कितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, लेकिन उनके बारे में डिस्कस करना यूजुअली मीडिया सही नहीं समझती है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। दूसरी बात यह है अनंत कि कितनी प्रताड़ना हो रही है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या नंबर है उन आदमियों का जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनकी हैरेसमेंट हो रही है। उन लोगों से मैं सिर्फ इनफैक्ट लोग नहीं, सिर्फ हमारी कोर्ट्स ने पूछा है कि हाँ ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है। तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि वो टाइम कब आएगा? कितनी सारे पुरुष जो हैं उनकी जान चली जाए, कितने सारे पुरुष हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार हों, जब किसी को ये लगेगा कि हाँ अब सही टाइम आ गया है, अब हमारे को कानून बनाना चाहिए। और मेंस कमीशन की जो बात है, पुरुष आयोग की जो बात है, वो सिर्फ थोड़े से लॉज से रिलेटेड नहीं है। आदमियों की मेडिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं। जिस तरह से विमेन कमीशन औरतों की एक पूरे होलिस्टिक वेलफेयर की बात करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, वैसे ही मेंस कमीशन के पास भी अगर एक प्लेटफॉर्म हमारे पास होगा तो बहुत सारे पुरुष हैं जो वहां अपनी बात लेकर जाना चाहेंगे, वहां बात लेकर जा सकते हैं। आज के टाइम पे एक हेल्पलाइन नहीं है, एक सेंट्रल हेल्पलाइन नहीं है, जहां पे जितने भी पैनलिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे पास लोग कांटेक्ट करते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग हर रोज लोग कांटेक्ट करते हैं, बट हम लोग तो सिर्फ एक्टिविस्ट हैं, हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, हम एक सिस्टम नहीं है, हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। जितना कोशिश करते हैं कर पाते हैं, लेकिन एक सिस्टम, एक हेल्प की जरूरत है। जी, मैं शोभा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, और मैं यहाँ पे जो हमारे मेहमानों ने कहा कि कोई उठाता नहीं है इस मुद्दे को, तो आज ये मुद्दा उठ रहा है और एक बड़े मंच पर उठ रहा है। खैर वो बात अलग है, उसमें उस जिले में हम नहीं पड़ेंगे, हम सीधे यहाँ पे शोभा जी का रुख करेंगे। शोभा जी, ये जो बातें हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कही हैं, कहीं ना कहीं एक घुटन तो महसूस की जा रही है परिवार के अंदर। जो पहले चीजें महिलाओं के संदर्भ में कही जाती थी वो पुरुषों के संदर्भ में कही जाती है। मुझे लगता है कि बीमारी का सही इलाज तभी हो पाता है जब पहले हम बीमारी को एक्सेप्ट करें, उसके बाद हम उसकी प्रिकॉशंस पे, उसके इलाज पर बात करेंगे। तो ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे मात्रा उतनी ना हो, लेकिन ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, इसको तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है जी, राइट। और अनफॉर्चुनेटली जब जब अवेयरनेस बढ़ती है उसका मिसयूजर भी पॉसिबल होता है। मैं इस बात से एग्री करूंगी बिल्कुल कि एक फोरम देने में क्या बुराई है। अगर विमेन के पास फोरम है एड्रेस करने के लिए, वर्ल्ड ओवर आपके पास कंसल्टेंसीज अवेलेबल होती हैं, आपके पास अभी भी प्राइवेट कंसल्टेंसीज इंडिया में भी हैं जी। पर गवर्नमेंट लेवल पे एक ह्यूमन राइट्स इशू है, गवर्नमेंट लेवल पे एक मैन कमीशन बन जाता है और एड्रेस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टेशन जी। तो जो मैन को ये लगता है कि हमारे पास तो कोई एवेन्यू दिया ही नहीं और इसलिए हमारे को इक्वल नहीं समझा गया जी, कम से कम वो एक एस्पेक्ट जरूर एड्रेस होता है और उससे शायद शादियां बचे, लोगों के एड्रेस होंगे इशू,
आपके पास मैरिज काउंसलर्स अभी भी होते हैं जी, और उसके पास वो वाली सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि आपका पास गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वो जी, प्राइवेट है, और जो लेके जाएगा हो जाएगा। शायद बरखा जी, पुरुष आयोग की जिसकी आप बात कर रही हैं, उस पर लंबे समय से काम हो रहा है, मांग की जा रही है, वो खुद अपने लेवल पर एक इस किस्म की संस्था चला भी रही है जहां पे लोग उनके पास आते हैं। तो यहां पे मैं बरखा जी से जानना चाहूंगा कि कंसल्टेशन की यहां पर बात हो रही है कि ये केवल कंसल्टेशन तक इसको सीमित रखा जाए, मतलब या फिर इसको कुछ लीगल राइट्स भी होने चाहिए? जी, सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुष बैरन लैंड पे क्यों है, वो थर्ड क्लास जेंडर है ही क्यों? अगर हम पुरुषों की बात नहीं सुनेंगे तो 50% वो भी है हिस्सा, जीडीपी का हिस्सा है। हमारे पूरे जितना भी देश का आगे बढ़ाने का काम चल रहा है उसमें पुरुषों का योगदान बहुत है। तो हमेशा उस पुरुष का जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में कॉल करना पड़ता है, वहां उसे कोई भी हल नहीं मिलता। कॉल तो वो करते हैं, हैरिस हस्बैंड आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हैरिस हस्बैंड वहां कॉल करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हस्बैंड की बात नहीं कर रही। सेक्सुअल प्लेस पे जो हैरेसमेंट होता है लड़कों का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप, तमाम मैरिज तो खत्म होती दिख रही है, परिवार तो लगातार टूटते जा रहे हैं। तो वहां पर लीगल भी होना चाहिए 24/7। जब सुशांत सिंह राजपूत मरता है तब हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, मुझे सबको शामिल करना है। हमें मेंटल हेल्थ पे आपने कहा कि तनाव टूटन की तरफ भी जा रहा है। मैं यहां पर तानवी जी का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। तानवी जी, बहुत सारे फॉरम्स हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे फॉर्म्स हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनके इतने मंच है कि वो कहीं भी जाकर अपनी बात रखती हैं, उसको सुना जाता है, उस पर गौर किया जाता है। और पुरुषों के साथ एक अलग किस्म का स्टिग्मा जुड़ा होता है, उन्हें डर ये होता है कि उनका उपहास उड़ाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर इस मामले में देखा जाए तो पैरिटी नहीं है? मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखना चाहूंगी। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बात करते हैं सारे लॉज की, तो मर्डर लॉज जो आप यहाँ पे जो फेलो पैनलिस्ट मेरे एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी है, वहां पे कोई मेन अफेक्टेड या वुमेन अफेक्टेड नहीं है। जिसका मर्डर होगा और जो मर्डर होगा उसको उसी हिसाब से कन्विक्शन कोर्ट ऑफ लॉ करेगा। मेरा दूसरा पॉइंट, जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें उसी तरीके के कानून बनाए जाएंगे और उसी तरीके का उनको रिड्रेसल दिया जाएगा। चलो एक बारी के लिए मान लेते हैं कि जितने भी लॉज हैं, हमारे डाउरी लॉज हो गए, हमारा आपका ये रेप लॉज हो गया, अगर इनको हटा दिया जाए तो एक बार सोसाइटी का आप एक देखिए कि क्या रहेगा। और क्या डाउरी डेथ खत्म हो गई है? क्या आज जो है वो औरतें आदमियों को डाउरी के लिए मार रही है? मेरे हिसाब से जब हम डिबेट को इस लेवल पे ले जाए ना कि औरतें और जो मेन डिस्क्रिमिनेशन है उनका लेवल एक है, तो मेरे ख्याल से हम जेंडर इश्यूज को एक बहुत छोटे मैटर की तरह कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आज छोटा नहीं है। आज भी डाउरी इंडिया में उतनी ही हो रही है। इनफैक्ट क्या कहते हैं, मैं दीपिका जी का, आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं दीपिका जी का रुख करना चाहूंगा। दीपिका जी, आप जब पुरुषों के अधिकार की बात करती हैं, आप कह रही हैं कि ऐसा हो रहा है, तो एक हमें पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी, हमें इतिहास भी देखना पड़ेगा, समाज में दोनों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। इससे तो हम नहीं नकार सकते कि पितृसत्तात्मक समाज की एक संरचना हमने देखी है अपनी सोसाइटी के अंदर, वो जब वर्षों से चली आ रही है, तो उसको आप वन वे में कैसे उसको हटा देंगे, कैसे मान लेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा, इसको तो नकार नहीं सकते। देखिए अनंत, मैं तन्वी को करेक्ट करना चाहूंगी। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि मेंस कमीशन या मेंस राइट्स की कोई बात करता है तो वुमेन्स राइट्स को डू अवे करना चाहिए। वुमेन्स के लिए जो लॉज हैं उनका एप्रोप्रिएट यूज, जेन्युइन यूज हो, मिसयूज ना हो। हम सारे आगे बढ़ के और महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके जस्टिस के लिए भी बात करते हैं। जो एक्चुअल विक्टिम्स है उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है कि सिमिलैरिटी है विमेन हरासमेंट या विमेन विक्टिम्स या मेल विक्टिम्स में, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। दूसरी बात मैं ये चीज बोलना चाहूंगी अनंत, पिछले 2022 के मैंने पर्सनल रिसर्च करी है, सारे न्यूज आर्टिकल्स एक एक करके बहुत महीनों तक जुटाए हैं। हर एक दिन में एक आदमी का उसकी पत्नी ने मर्डर किया है 2022 में। मैं बहुत जल्दी इस आंकड़े को रिलीज भी करूंगी। हर एक दिन एक आदमी का उसकी वाइफ ने मर्डर किया है। ज्यादातर मर्डर्स होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, 75% या 80% मर्डर्स जो ये वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया। अगर हमारे भारत में एक आंकड़ा होता कि किसी भी एक कारण की वजह से इतनी सारी महिलाओं का मर्डर हो रहा है, मैं बता रही हूं आपको 6 महीने में उसके खिलाफ कानून आ जाता। लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस मर्डर लॉ बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। मैं तन्वी जी की बात से बिल्कुल दोहराई नहीं रख रही। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात समाज की करते हैं, परिवार की करते हैं, तो उसमें मनोविज्ञान अपने आप ही उसका जिक्र आ जाता है। अब मैं यहां पर आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जब उत्पीड़न की बात होती है, चाहे महिला पुरुष का करे, पुरुष महिला का करे, इसके पीछे साइकी क्या काम करती है। दूसरी बात ये कि ये जो उत्पीड़न वाला मसला है, ये
किसी किस्म के अधिकार की बजाय सत्ता से जुड़ा हुआ ज्यादा लगता है कि जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो शायद इस पोजीशन में है कि वो दूसरे का उत्पीड़न कर सके। दोनों बातों पर आपकी राय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्पीड़न किसी भी रिश्ते में खतरनाक होती है, और उत्पीड़न अगर शुरुआत हो जाती है तो उसके नाजायज फायदे लेने के लिए एक गुट तैयार होता है। यकीन मानिए, जब दो लोग उलझते हैं तो सिर्फ दो लोग तक वो सीमित नहीं रहता, परिवार भी उलझनों में आ जाती है, और सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। मेरा इसमें मानना है कि जब पेरेंट्स इस तरह की उलझनों में फंस जाते हैं, इस तरह की दुविधा में एक्सप्लॉयटेड होते हैं, तो बच्चे जो है एक क्रिमिनल प्रोपेंसिटी उनमें पनपने लगती है। और अक्सर आप देखेंगे कि वो बच्चे बचपन से ही उनको लगता है कि इनसिक्योरिटी है, किसके पास जाए, और ये कहना कि द फीमेल हैज टू बी प्रोटेक्टेड, फीमेल इज गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, I don't think gender parity should be, gender should be an issue whenever there is an exploitation. It should be gender neutral. आप परपिट्रेटर को पनिशमेंट दीजिए, ये ना देखे आप कि वो लड़की है या लड़का है। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, मेरे पास जो केसेस आते हैं मोस्टली इमोशनली, मेंटली दे आर टॉर्मेंटेड, और वहां पे सिर्फ वो लड़का टॉर्मेंटेड नहीं होता है, उसके पेरेंट्स भी होते हैं कि बहनें हैं, उनकी शादी कहाँ होगी, बहनों की शादी नहीं होगी अगर भाई के साथ इस तरह से हो रहा है। तो आई एम हैंडलिंग सच केसेस। वन ऑफ देम इज अ सिटिंग जज, एंड ही सेज कि मैं इस चीज के लिए बाहर नहीं बोल सकता, सो आई हैव टू गिव इन टू ऑल द इमोशनल एक्सप्लॉयटेशंस आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू, बिकॉज अदरवाइज माय चेयर विल गो। ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना। आप देखिए, जहां पे औरतें एक्सप्लॉयटेड होती हैं वहां पे हम इतनी देर से पहुंचते हैं कि दे आर फाउंड इन द रेफ्रिजरेटर्स, राइट, और जहां पे मर्द एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं उनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं शोभा जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। शोभा जी, अक्सर ये बात कही जाती है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं या किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसकी इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि को हम समझना चाहते हैं, लेकिन जब बात इस दिशा में उत्पीड़न की आ रही है, खासकर जब पुरुषों के उत्पीड़न की बात हो रही है, तो ये कहा जाता है अक्सर कि ऐसे सर्वे ही नहीं हुए, इनकी तरफ, इन विषयों की तरफ कोई ध्यान, मतलब एक संगठित प्रयास ही नहीं हुआ, तो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जब 354 आईपीसी में अमेंडमेंट आए तो निर्भया के बाद आए जी। आपके पास डीवी एक्ट बना तो 2005 में बना, आपके पास पॉक्सो आया तो 2012 में आया। तो ऐसा नहीं होता 4 इंसिडेंट्स हुए, 40 इंसिडेंट्स हुए, 400 इंसिडेंट्स हुए, उससे अमेंडमेंट आ जाएगा, लॉ नहीं बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, इनॉर्मिटी डिपेंड करती है, कितना फ्रीक्वेंटली। अभी जो मैं सुन रही हूँ उसमें एक अलग से आयोग की शायद जरूरत कम है, काउंसलर की ज्यादा है। आप वो इंस्टेंसेस की बात कर रहे हो जहां पर कि विमेन ने कोई इश्यू रेज कर दिया, वो झूठा है। वो कहाँ केसेस बता रहे हैं आप जहां पर कि बहुत सारे क्रुएलिटी के केसेस मेन के ऊपर हो गए हो। काउंसलर से शायद मैरिज काउंसलर, अगर आपके पास सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर है, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। और एक और बात है, विमेन कमीशन में ऐसा नहीं है कि केवल विमेन को सुना जाता है जी। आप जब विमेन कमीशन में जाते हैं, अव्वल तो विमेन कमीशन के पास पनिश करने की पावर नहीं है, विमेन कमीशन के पास वही काउंसलिंग की ही पावर है। और दूसरी बात, जब भी आप विमेन कमीशन में जाएंगे, विमेन कमीशन हमेशा मैन को, उसकी फैमिली को, विमेन को, उसकी फैमिली को बुलाती है। काउंसलिंग, लेट मी कंप्लीट, काउंसलिंग होती है, उसमें रिकंसिलिएशन की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बड़े क्लियर हैं, किसी भी डिवोर्स मैटर में आप प्रोसीड करते हैं तो पहला सिटिंग रिकंसिलिएशन के लिए होता है, और रिकंसिलिएशन में दोनों साइड को सुनते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में अब तो इतना प्रोटेक्शन है कि एफआईआर नहीं होती है जब तक कि आप पहले रिकंसिलिएशन की 3 अटेम्प्ट ना हो जाए। जी शोभा जी, अब थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा। बरखा जी, हाँ जी, क्योंकि मुझे सबको कैरी करना है जी। आनंद जी, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सीएडब्ल्यू सेल्स में जाती हूँ और माएँ और बहनें लगातार कॉल करती रहती है, उनकी तरफ की कोई सुनवाई नहीं होती है। कह रहे दोनों पहलुओं को बैठा करके, दोनों लोगों को बैठा करके, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं होता। उल्टा हस्बैंड की साइड को हैरेस किया जाता है, एक्सटॉर्ट किया जाता है, इसीलिए वो मर रहे हैं। जो मैंने अभी आंकड़े दिए, 3 गुना हस्बैंड सुसाइड, 3 गुना है। मैडम, आप इसके ऊपर एनसीआरबी का डेटा देखें, नहीं तो मैं आपको डेटा दे देती हूँ। चलिए, ये तो हुई समस्या
अब बात कर लेते हैं समाधान की। हमने इसके इम्पैक्ट पे भी बात कर ली, हमने ये भी जान लिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है। अब समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए, तो समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तानवी जी का मैं रुख करना चाहूंगा। तानवी जी, जब बात आएगी समाधान की कि उत्पीड़न किसी का भी हो, परिवार को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, बच्चों को इंपैक्ट करता है, हमारी संस्था को इंपैक्ट करता है, हमारे समाज को इंपैक्ट करता है। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले कैसे इसकी तरफ बढ़ा जाए कि ये चीजें हो ही ना? देखिए, जितना बड़ा हमारा देश है, हम 140 करोड़ की संख्या है, मैं ये मानती हूँ कि ये कहना कि हम इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर मैं लार्जर पिक्चर की बात करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कहना चाहूंगी। पहला, जो आपने काउंसलिंग की बात कही, वो जब ऐसे फैमिली इश्यूज होते हैं तो बच्चों से लेके बड़ों की सबकी काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये कि कोई भी परिवार अगर ये देख रहा है कि उनकी मदर को डाउरी के लिए धमकाया जाता है या मारा जाता है, या उनके लिए उनको वैसे डोमेस्टिक वायलेंस उनके अगेंस्ट होती है, तो भी वो बच्चे कोई अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो चाहे फादर की हैरेसमेंट हो मदर की तरफ से, या मदर की हैरेसमेंट हो इन सोशल इश्यूज के ऊपर, दोनों साइड्स के अंदर प्रॉपर काउंसलिंग की और बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है, ताकि हम ये बात कर सके। तो काउंसलिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर द की, जिससे कि शायद हम सोसाइटी में कोई चेंज ला पाए। दीपिका जी, आप क्या सुझाना चाहेंगी? आनंद, जी, काउंसलिंग की बात यहाँ पर, ये आपका क्या टेक है? देखिए, किसी महिला के ऊपर अपराध होता है तो हम बोलते हैं कि उसको काउंसलिंग की नहीं, जो इंसान अपराध कर रहा है उसको पनिशमेंट की बात की जाए। तो ऐसे बहुत सारे, शोभा जी बिल्कुल सही नहीं बोल रही है कि ये वो वाले मामले उनको लग रहे हैं कि जहां पे महिला ने अपना कुछ बोल दिया और फिर पुरुष उसके बाद बोलने लग गया कि उसकी हरासमेंट। नहीं, इतने सारे केसेस हैं जहां पे आदमी को, मैं तो बोल रही हूँ, मर्डर कर दिया, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो पता नहीं कितने सारों के साथ हो रहा होगा, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोल्यूशन यहाँ पे ये है, जैसा इन्होंने भी बोला कि कानून महिलाओं के लिए भी बहुत सारी डेलिब्रेशन के बाद आए हैं, तो डेलिब्रेशन शुरू कब होगी आदमियों के लिए? होम मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट सेट कर दिया जाए कि वो देख तो ले एक बार। बरखा जी, आपका बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास केवल 1.5 मिनट है। बरखा जी, फटाफट इकट्ठा करिए, सर्वे करिए, मेल एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पॉलिसीज बनाइए। मेल्स के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं है, और जल्द से जल्द मेंस कमीशन बनाना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती है, हम लोग हार लगाते रहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। आखिर पुरुष भी इस संसार का हिस्सा है। जी, जल्द से जल्द एक हेल्पलाइन नंबर आना चाहिए। विजिलेंस एंड पुलिसिंग, श्रद्धा जैसी केस हमारी होती नहीं। अगर जब उसने रिपोर्ट किया था तब पुलिस हरकत में आती और ना कहती कि दबाव में आके उसने विड्रॉ कर लिया कंप्लेन तो खत्म हो गया। कोई भी हादसा, कोई भी टायरनी, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन रिश्तों में जब आती है, आई थिंक द ऑफिशियल्स शुड बी एब्सोल्युटली फास्ट इन टेकिंग द एक्शंस, अदरवाइज। क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़ा मसला है जयंती जी, इसके सिम्टम्स भी तो होते होंगे, कहां सचेत हो जाए? सबसे पहली बात आप देखेंगे कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों से शुरुआत हो जाती है, और ये जो है, ये रिश्ते बिगड़ने शुरू होते हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो कल से नहीं होगा, परसों से नहीं होगा। जहां पे आपके रिश्तों पे इस तरह की दरार आने लगे, मैं तो यही कहूंगी कि इट्स बेटर टू वॉक आउट फ्रॉम दैट। फाइनल कमेंट शोभा जी, आपका फाइनल कमेंट 30 सेकंड में केवल, बहुत संक्षेप में। मेरा रिक्वेस्ट होगा सारे उन एक्टिविस्ट से और सारे प्रोफेशनल से जो यहाँ बैठे और आपके चैनल के थ्रू सबको, जब ऐसे मैटर्स आते हैं ना, मैट्रिमोनियल मैटर में हम लोग प्रोफेशनलिज्म हटा दें और उसको फैमिली की तरह अगर एड्रेस करें, हम लोग इतना ओवर रिएक्ट ना करें कि वो मैटर सॉल्व ही ना हो। तो अगर हम एज अ काउंसलर, जिसके पास भी बंदा पहुंच जाए और एज अ काउंसलर उसको एड्रेस करें एज अ फैमिली, मैटर सॉल्व हो जाएंगे। आई डोंट एग्री विथ हर। आई थिंक जो सेपरेट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उनको इमीडिएटली जी समय समाप्ति की घोषणा, जी समय समाप्ति की घोषणा मुझे करनी पड़ेगी। तमाम मेहमानों का इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए और समाधान सुझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।